अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम जो यूनिट 16 है इंग्लिश की, जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टार्टिंग में इसके जो ऑथर के बारे में, क्योंकि ये वन एक्ट प्ले है, तो जो इसके ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा रीड आउट करते हैं। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। एलिस जेस्टनबर्ग वाज बोर्न इन शिकागो। एलिस के जो जेस्टनबर्ग शिकागो में पैदा हुई और द ओनली चाइल्ड ऑफ जूलिया एंड एरिक जेस्टनबर्ग। वो जूलिया और एरिक के जेस्टनबर्ग जो थे ना, उनकी इकलौती औलाद थी। जेस्टनबर्ग्स ग्रैंडफादर वाज अ फाउंडर एंड अ मेंबर ऑफ शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड इन 1884 opposition. Jestenberg's father inherited later, which meant that the Jestenberg enjoyed a higher standard of living than most middle class families in Chicago at that time. यानी जो जेस्टनबर्ग के दादा थे 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के बानी और रुकन थे। ये मुकाम बाद में जेस्टनबर्ग के वालिद ने विरासत में हासिल किया, जिसका मतलब था कि जो जेस्टनबर्ग का ख़ानदान था ना, इस वक्त के ज़्यादातर मिडिल क्लास ख़ानदानों की निस्बत शिकागो में एक आला मेयार ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करता था। शी attended a private school in Chicago and later graduated from Bryn Mawr. उन्होंने वहाँ पे ना निजी जो स्कूल था, प्राइवेट स्कूल शिकागो में, वहाँ तालीम हासिल की और बाद में 1907 में and later graduated from Bryn Mawr, a women's college in Pennsylvania जो है ना, in 1907। निजी स्कूल में उन्होंने शुरू में जो तालीम हासिल की और बाद में 1907 में पेंसिल्वानिया के एक ख़वातीन का जो कॉलेज था ब्रैन मॉर से वहाँ से ना ग्रेजुएशन की। आफ्टर द कॉलेज के बाद शी स्पेंड सम टाइम इन न्यूयॉर्क। उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त न्यूयॉर्क में गुजारा, वाचिंग द ऑफ डेविड डिलास्को बिफोर रिटर्निंग होम टू शिकागो। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ वक्त गुजारा, जहाँ उन्होंने डेविड डिलास्को की रिहर्सल्स देखी और फिर शिकागो वापस लौट आई। 14 जो है, ये जो प्ले है जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इज़ अ प्ले बाय एलिस जेस्टनबर्ग। दिस वन एक्ट सोशल स्टेयर वाज फर्स्ट performed in October 7, 1919 at the Maitland और प्ले हाउस 332 स्कॉटलैंड स्ट्रीट, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को, ऑन अ बिल विद 3 अदर वन एक्ट प्लेज। तो ये जो 14 जो प्ले है ना, एलिस जेस्टनबर्ग का एक ड्रामा है, समाजी तंज है, जिसे पहली बार 7 अक्टूबर 1919 को सैन फ्रांसिस्को के मैटलैंड प्ले हाउस में ना स्टॉकटन स्ट्रीट पर 3 दीगर एक एक्ट के ड्रामों के साथ पेश किया गया था। तो ये तो थोड़ा ऑथर का तारुफ है, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो। इसके बाद जो इसकी समरी है उसकी तरफ मूव करते हैं। जो चैप्टर की समरी है, दिस इज़ अ वन एक्ट प्ले अबाउट मिसेस हॉरिस, अ हाई क्लास सोसाइटल हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ डिनर पार्टी एट हर होम इन न्यूयॉर्क। ये एक एक्ट का ड्रामा जो है ना, मिसेस हॉरिस स्प्रिंगल के गिर्द घूमता है, जो एक आला तबके की खातून है, अपनी जो न्यूयॉर्क में रिहाइश गाह है ना, वहाँ पे एक डिनर पार्टी की तैयारी कर रही हैं। शी हैज़ प्लान टू इनवाइट पीपल सो दैट द टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस एट द डिनर इज़ 14। इसने इतने लोगों को दावत दी ताकि डिनर में शुरका की कुल तादाद 14 हो। During the play, various guests cancel their invitations. दो ड्रामे के दौरान ना मुख्तलिफ मेहमान दावत को मनसूख करते हैं, which deeply troubles Mrs. Pringle because she tries to keep the number of guests at 14 to avoid having 13 people. जो हर बार मिसेस प्रिंगल को गहरी परेशानी में डाल देता है, क्योंकि वो 13 नंबर से बचने के लिए मेहमानों की तादाद को 14 बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। The number of guests keep changing, और जो तादाद है उसमें वो जो है उतार चढ़ाव वो आता रहता है। और एवरी टाइम अ कैंसलेशन कॉल कम्स इन, जो जैसे ही कोई मनसूखी का पैगाम फ़ोन पे आता था, इट काजेज अ फनी स्क्रैम्बल टू रीअरेंज द सीटिंग एट द डिनर टेबल। वो तो फ़ोन आने के बाद वो खाने की मेज़ पर मेहमानों की जगह की तरतीब बदलने के लिए मज़ाहिया जो छीना झपटी का सबब बनता था।
तो एलन जो है ट्राइज टू इनवाइट अल्टरनेटिव गेस्ट्स टू काम हर मदर्स ग्रोइंग एनेक्सिटी। एलन जो थी ना मुतबादिल मेहमानों को दावत देती है और वो अपनी माँ की बढ़ती हुई बेचैनी को पुरसकून करने की कोशिश करती है। वाइल जो हम डील्स विद द चेंजिंग लिस्ट ऑफ गेस्ट्स एंड इश्यूज इन द किचन, जबकि जो डिनम है ना तब्दील होती हुई मेहमानों की फहरिस्त और बावर्ची खाने की तैयारियों से मुतल्लिक मुश्किलात से निपटता है। उसके बाद द चाउज पीक व्हेन मोर कैंसलेशंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट फोर्स मिसेस प्रिंगल टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज हर सीटिंग अरेंजमेंट्स। अफरा तफरी के इस वक्त अपने अरूज को पहुंचती है ना जब मज़ीद मनसूखी और गैर मुतवक्के मेहमानों के आने का इम्कान मिसेस प्रिंगल को मुस्तकिल तौर पर अपनी नशिस्तों की तरतीबात पर नसरसानी करने पर मजबूर करता है। मोर ओवर मिसेस जो प्रिंगल थी हैज़ इन्वाइटेड अ वेल्दी गेस्ट ओलिवर फ्रांसवर्थ होपिंग ही विल मैरी एलन। इसके अलावा मिसेस प्रिंगल ने एक अमीर मेहमान ओलिवर फर्नज़िथ को भी डिनर पे मदऊ किया है। उसे उम्मीद है कि वो एलन से शादी कर लेगा। और एज द चाउज इंक्रीजेज, जैसे ही अफरा तफरी बढ़ती है तो फ्रांसवर्थ आल्सो सेंड्स हिज अपॉलॉजीज, तो फ्रांसवर्थ की जो जानिब से भी माजरत वसूल हो जाती है। दिस मेक्स मिसेस प्रिंगल जो थी डिसाइडेड दैट शी विल विदड्रॉ फ्रॉम सोशल लाइफ एंड नेवर इनवाइट एनीवन टू एनी पार्टी अगेन, जिससे मिसेस प्रिंगल फैसला करती हैं कि वो समाजी ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगी और कभी भी किसी को किसी भी दावत में मद्दू नहीं करेंगी। उसके बाद द प्ले टेक्स अ ह्यूमरस टर्न जस्ट व्हेन मिसेस प्रिंगल प्रिपेयर्स हरसेल्फ फॉर अ फेल्ड पार्टी। तो ड्रामे में एक मज़ाहिया मोड़ आता है ना जब बिल्कुल उस वक्त जब मिसेस प्रिंगल ख़ुद को एक नाकाम दावत के लिए तैयार कर लेती हैं तो अ मैसेज फ्रॉम मिसेस फ्रांसवर्थ अराइव्स, तो वही जो अमीर थे मिसेस फ्रांसवर्थ उनकी तरफ से एक पैगाम आता है। ही इन्फॉर्म्स, वो मतलब उनको बताते हैं हर दैट ही हैज़ सेंट द प्रिंस ऑफ वेल्स इन हिज प्लेस टू द डिनर। पैगाम आता है ना कि फ्रांसवर्थ ने जब उनको बताया कि उसने डिनर पर अपनी जगह वेल्स के शहजादे को भेज दिया है। दिस टर्न्स द इवेंट इनटू अ स्पेक्टेकुलर सक्सेस फॉर मिसेस प्रिंगल। इससे मिसेस प्रिंगल के लिए दावत जो थी एक शानदार कामयाबी में बदल जाती है। दिस ड्रामा इज़ अ स्टेयर ऑन द फ्राइवलिटीज एंड सुपरफिशियल कंसर्न्स ऑफ द अपर क्लास who prioritize appearances and social status। ये ड्रामा माशरे की आला तबकात की फसूलियात और साथ ही तशवीशों पर तंज है जो ज़ाहिरी शक्ल और समाजी हैसियत को फोकियत देते हैं। इट आल्सो ह्यूमरसली पोर्ट्रेज द चार्ज ऑफ प्लानिंग सोशल इवेंट्स। इसके साथ साथ ड्रामा समाजी तकरीबात की मनसूबा बंदी की अफरा तफरी को पुरमज़ा अंदाज में पेश करता है। तो यहाँ पे इसका जो खुलासा है वो भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में क्योंकि ये वन एक्ट प्ले है तो इसके जो करैक्टर्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए जो इनके जो करैक्टर्स हैं ना करैक्टर स्केच ऑफ मिसेस प्रिंगल, उसके बाद जो डुनम और जो एलन है, तो इन सब का जो करैक्टर स्केच है ना वो भी इस वीडियो में सॉर्ट आउट किया गया है ना, उस पर भी डिस्कशन की गई है। तो जैसे ये शुरू में ना मिसेस हॉरिस प्रिंगल इज़ अ सोफिस्टिकेटेड एंड एम्बिशियस सोशलाइट। तो मिसेस जो हॉरिस प्रिंगल एक नफीस और पुरजोश सोशलाइट हैं, तो डीपली कंसर्न विद मेंटेनिंग हर स्टेटस थ्रू सक्सेसफुल सोशल गैदरिंग्स, जो कामयाब समाजी इज्तिमात के ज़रिए अपनी हैसियत को बरकरार रखने के बारे में गहरी फ़िक्रमंद हैं। तो हाईली कॉन्शियस हैं वो। उसके बाद ना हाईली कॉन्शियस ऑफ अपीयरेंस, शी मेटिकुलसली plans her dinner parties aiming to perfection in guest arrangements to avoid the unlucky number 13। लेकिन वो जब वो सोशलाइट है ना जो कामयाब समाजी इज्तिमात के ज़रिए अपनी हैसियत को बरकरार रखने के बारे में गहरी फ़िक्रमंद है, तो ज़ाहिरी शक्ल के बारे में बहुत ज़्यादा होशियार, वो अपनी रात के खाने की पार्टियों की मनसूबा बंदी करती हैं जिसका मकसद जो उनके ख्याल में जो बदकिस्मत नंबर है ना 13 से बचने के लिए मेहमानों के इंतज़ामात में कमाल हासिल करना है ना, उनकी मतलब काविश होती है जो नज़र आती है स्टोरी के थ्रू। She exhibits
a blend of paragymnastics or and resourcefulness, quickly adapting to change such a guest cancellations by rearranging the seating and चार्ट। जैसे वो बैठने के चार्ट को ना दोबारा तब्दील वो करके ना जब अमली तौर पे वसाइल के इम्तजाज का मुजाहरा करती हैं तो बैठने की जो सीटिंग की अरेंजमेंट है ना उसको तरतीब देकर मेहमानों की मनसूखी जैसी तब्दीलियों को तेज़ी से ढाल लेती हैं। उसके बाद ये क्विकली अडाप्टिंग मतलब ढाल लेती है ना टू चेंज सच एज गेस्ट कैंसलेशंस बाय रीअरेंजिंग। तो जो गेस्ट की कैंसलेशन होती है तो दोबारा से सीटों को रीअरेंज कर लेती हैं डिस्पाइट हर टेंडेंसी टू बी इमोशनली वायलेट एंड समटाइम्स मैनिपुलेट particularly in her attempts to influence her daughter Ellen's martial prospects. Mrs. Pringle's charm and charisma make her an engaging figure. तो जब वो तरतीब देकर ना जैसे जैसे बार बार मनसूख होती रहती है मेहमानों की तरफ से तो कोशिश करती हैं कि वो सीट्स को इस तरीके से तरतीब दें कि वो ढल जाए ना कि इतने ही मेहमानों को बुलाया हुआ है। तो इसके जो जज्बाती तौर पर उतार चढ़ाव और बाज़ औक़ात जोड़ तोड़ करने के रुझान के बावजूद ख़ास तौर पे वो अपनी बेटी एलन की इस ज़वाजी इम्कानात को मुतासर करने की कोशिश में मिसेस प्रिंगल की तवज्जो और करिश्मा इसे एक पुरकशिश शख्सियत बनाता है ना इस वन एक्ट प्ले के दौरान। हर बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले हाईलाइट्स हर डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड हर रेपुटेशन एज अ इम्पेसिबल हॉटेस एमिस्ट द चैलेंजेस ऑफ सोशल प्लानिंग। तो उसमें ना जब भी ये चल रहा होता है सारा वन एक्ट में तो पूरे ड्रामे में उसका जो बर्ताव है समाजी मनसूबाबंदी के चैलेंजों के दरमियान एक बेऐब मेज़बान के तौर पर अपनी साख को बरकरार रखने के इस असम को उजागर करता है। तो ये तो इसका फर्स्ट करैक्टर स्केच है। नेक्स्ट में करैक्टर स्केच ऑफ डेनम जो है डेनम द बटलर इन द प्ले। ये बटलर का किरदार जो है वो अदा कर रहा है ना उसमें इज़ अ composed and efficient servant managing the household operational needs with skill and patience। ड्रामे में बटलर के एक मुरतब और कारआमद नौकर है जो घर के ऑपरेशनल ज़रूरियात को महारत और सब्र के साथ पूरा करता है। उसके बाद he handles Mrs. Pringle's request and the dinner party constant changes calmly and demonstrating his adaptability and resourcefulness। तो वो मिसेस प्रिंगल की दरख्वास्तों और डिनर पार्टी की मुसलसल तब्दीलियों को सुकून से संभालता है और अपनी मुवाफ़क़त और वसाइल परस्ती का मुजाहिरा करता है। Then also adds a subtle humor to the play through his interactions with Mrs. Pringle and other characters, often providing a grounded perspective amidst the chaos of social preparations। इसके बाद डेनम जो है मिसेस प्रिंगल और दीगर किरदारों के साथ अपनी बातचीत के ज़रिए ड्रामे में एक लतीफ़ मज़ाह भी शामिल किया है और जो अक्सर समाजी जो तैयारियों के अफरा तफरी के दरमियान एक ज़मीनी तनाजुर फराहम करता है। हिज स्टडी डिमन जो है ना डिमनोर एंड competitiveness ना makes him a reliable presence essential to the smooth running of the household and the success of dinner event। और जो घर के हमवार चलाने और रात के खाने के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए ज़रूरी। लास्ट जो इसका तीसरा कैरेक्टर है एलन का। एलन मिसेस प्रिंगल्स डेब्यूटेंट डॉटर is portrayed as a young and somewhat reluctant participant in her mother's social schemes। एलन जो मिसेस प्रिंगल की पहली बेटी है ना अपनी माँ को उसकी समाजी स्कीमों में ना एक नौजवान और किसी हद तक हिचकिचाहट में हिस्सा लेने वाली के तौर पर पेश किया गया है। तो शी इज़ जेंटल एंड कंप्लेंट often following her mother's directions but expresses her own reluctance and discomfort about the pressure to marry वेल्थीली। जबकि वो नरम मिजाज है और तामील करने वाली है मतलब माँ का हुक्म मानने वाली अक्सर अपनी माँ की हिदायत पर अमल करती है लेकिन दौलतमंद शादी करने के दबाव के बारे में अपनी हिचकिचाहट और तकलीफ़ का इजहार
करती है। एलन शोज अ ब्लेंड ऑफ विट एंड सबमिसिवनेस, ट्राइंग टू मैनेज हर मदर्स anxieties by helping to rearrange guests and deal with cancellation। उसके बाद एलन जहानत और फर्माबरदारी का इम्तजाज दिखाती है, मेहमानों को दोबारा तरतीब देने और मनसूखियों से निपटने में मदद करके अपनी माँ की परेशानियों को संभालने की कोशिश करती है। उसके बाद डिस्पाइट हर अपरेंट पैसिविटी, एलन डिस्प्लेज मोमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर मदर्स manipulations, or hinting at her deeper layers of character beneath her youthful obedience। और अपनी ज़ाहरी बेहिस्सी के बावजूद एलन आज़ादी के लम्हात और अपनी माँ की हेरा फेरी की वाज़ेह समझ को ज़ाहिर करती है, जो इसकी जवानी की जो फर्माबरदारी के नीचे ना इसके किरदार की गहरी तहों की तरफ इशारा करती है। ये इसके जो तीनों कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस आउट किया गया है, इससे आपको इस चैप्टर में ना अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट में प्री रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन एक्ट प्ले। तो अ वन एक्ट प्ले इज़ अ शॉर्ट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एक्ट। एक एक्ट ड्रामा जो है ना, वन एक्ट जो ड्रामा है मुख्तसर थिएटर परफॉर्मेंस है जिसमें एक एक्ट होता है ना, टिपिकली लास्टिंग बिटवीन 30 मिनट्स टू एन हार, जो ज़्यादा से आम तौर पे ना 30 मिनट से लेके 1 घंटे पर मुश्तमिल होता है। इट हैज़ अ कंसाइज नरेटिव, फ्यू कैरेक्टर्स एंड लिमिटेड सेटिंग। तो इसमें एक जामे बयानिया, चंद हरूफ और महदूद तरतीब होती है। वन एक्ट प्लेज ऑफन focus on a single conflict or situation, exploring themes and emotions without intermissions or multiple acts। ये जो एक एक्ट है ना ड्रामा, अक्सर किसी एक तनाज़े या सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं बगैर किसी वक्फे या मुतअद्दिद कामों के मौज़ूआत और जज्बात को तलाश करते हैं। उसके बाद दिस फॉर्मेट अलाउज प्ले राइट्स टू एक्सपेरिमेंट with unique storytelling styles and convey powerful message efficiently। तो ये जो फॉर्मेट है ड्रामा निगारों को कहानी सुनाने के मुनफरिद अंदाज के साथ तजर्बा करने और ताकतवर यानी ज़्यादा जो फोर्सफुल पैगामात को मुअस्सर तरीके से पहचानने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर रीड अ वन एक्ट प्ले। आपने पहले कभी जो वन एक्ट प्ले जो है उसको पहले कभी इसको रीड किया है? तो अगर आपने कोई किया है ना रीडिंग, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे ये कुछ मशहूर एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड एंटन चेखोव द प्रपोजल, उसके बाद हैरोल्ड प्रिंटर्स का ना द डम्ब वेटर, एंड यूगिनी ओनेल्स का ना द लॉन्ग वॉज होम। दीज प्लेज showcase the versatility and impact of the one act format। ये जो सारे वन एक्ट यानी ड्रामे जिनके नाम अभी बयान हुए हैं इनकी ना ये जो वन एक्ट की इस्तेदाद और असर को जाहिर करते हैं, यानी जिस तरह का एक वन एक्ट प्ले होता है उस तरह। नेक्स्ट में वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चन है, सर्कल एनी 4 अनफेमिलियर वर्ड्स और एक्सप्रेशंस बिफोर यू रीच फॉर देयर डिक्शनरीज। तो यहाँ पे कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं जो टेक्स्ट में ना जो ये सबक है वहाँ पे, तो इसके कोई से भी आप लिख सकते हैं जो आपको लगे कि अनफेमिलियर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे डेपुटेंट, अ यंग वुमेन फ्रॉम अ हाई सोशल क्लास। लेकिन ये जो मीनिंग है ना ये गैस करने हैं, यानी डिक्शनरी को देखे बगैर। तो टेम्पर, अ पर्सनस मूड और एटीट्यूड। फिर ट्रांसम्यूटेबिलिटी जो है, द एबिलिटी टू चेंज और ट्रांसफॉर्म। और लेमोजीन्स, लग्जूरियस कार्स। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज के रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन हैं, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिसिज प्रिंगल। मिसिज प्रिंगल कौन है ना, तो इसका आंसर है मिसिज प्रिंगल इज़ अ वुमन हु लव्स फैशन एंड होस्टिंग पार्टीज। शी वर्क्स हार्ड टू कीप अप हर सोशल स्टेटस एंड गेट्स अपसेट easily, but she is good at organizing things
मिसिस प्रिंगल एक ऐसी खातून है जो फैशन और पार्टियों की मेज़बानी से मोहब्बत करती हैं, यानी उनको ये अच्छा लगता है। वो अपनी समाजी हैसियत को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करती हैं और आसानी से परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो चीज़ों को मुनज़्ज़म करने में अच्छी हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, हु वर द टू जेंटलमैन वेटिंग इन द लॉयर हॉल, ज़ेरी हॉल में इंतज़ार करने वाले दोनों हजरात कौन थे? इसका आंसर जो है, द टू जेंटलमैन वेटिंग इन द लॉयर हॉल वर द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड हिज सेक्रेटरी। निचले हॉल में इंतज़ार करने वाले दोनों हजरात प्रिंस ऑफ वेल्स और इनके सेक्रेटरी थे। दे वर सेंट बाय ओलिवर फ्रेंसवर्थ बिकॉज अ बिल लिजर्ड had stopped the prince from attending another event. इन्हें ओलिवर फ्रेंसवर्थ ने भेजा था ना, क्योंकि बर्फानी तूफान ने शहजादे को किसी और तकरीब में शिरकत से रोक दिया था। नेक्स्ट में जो थर्ड क्वेश्चन है, डिड मिसिस प्रिंगल लाइक ओलिवर फ्रेंसवर्थ, तो क्या मिसिस प्रिंगल ओलिवर फ्रेंसवर्थ को पसंद करती थी? इसका आंसर जो है, मिसिस प्रिंगल वॉज वेरी एंग्री with Oliver Farnsworth at first because he cancelled coming to the dinner. तो शुरू में जो था ना, मिसिस प्रिंगल पहले तो ओलिवर फ्रेंसवर्थ से बहुत नाराज़ थी क्योंकि इसने डिनर पर आना मनसूख कर दिया था। लेटर बाद में शी वॉज हैप्पी विद हिम बिकॉज ही सेंट द प्रिंस ऑफ वेल्स टू हर डिनर विच शी थॉट वॉज अ वेरी थॉटफुल थिंग टू डू। तो बाद में वो इससे खुश थी क्योंकि इसने प्रिंस ऑफ वेल्स को इसके डिनर पर भेज दिया था, जो इसके ख्याल में बहुत सोचा समझा काम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ओलिवर फ्रेंसवर्थ सेक्रेटरी कॉलिंग टू कैंसल, ओलिवर फ्रेंसवर्थ के सेक्रेटरी की जानिब से मनसूखी की कॉल करने का क्या असर हुआ? तो इसका जो आंसर है, व्हेन ओलिवर फ्रेंसवर्थ सेक्रेटरी कॉल्ड टू से ही कुडंट कम, मिसिस प्रिंगल वाज वेरी अपसेट। तो जब ओलिवर फ्रेंसवर्थ के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि वो नहीं आ सकते, तो मिसिस प्रिंगल बहुत परेशान हुई। इट ruined her plans for the seating chart at the dinner party. तो वो जो उन्होंने सेटिंग की हुई थी ना, वो जो मतलब मेहमानों को बैठने के लिए, तो इसने इसकी डिनर पार्टी में बैठने के चार्ट के लिए ना इसके मंसूबों को बर्बाद कर दिया, यानी वो सब जो प्लान था वो चौपट हो गया। बट देन फिर when she found out he sent the prince instead, it turned into a good surprise. लेकिन जब फिर उसे पता चला कि इसने इसकी बजाय शहजादे को भेजा, तो ये एक अच्छी हैरत में बदल गई। क्वेश्चन 5 जो है, व्हाट वैल्यू डिड मिसिस प्रिंगल सी इन अ मैरिज बिटवीन एलन एंड मिसिस फ्रेंसवर्थ, मिस्टर फ्रेंसवर्थ। तो मिसिस प्रिंगल ने एलन और मिसिस फ्रेंसवर्थ के दरमियान शादी की क्या अहमियत देखी? इसका जो आंसर है, मिसिस प्रिंगल थॉट that if Alan married Mr. Farnsworth, it would be great because he was very rich and important. मिसिस प्रिंगल ने सोचा कि अगर एलन ने मिस्टर फ्रांसवर्थ से शादी कर ली तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत अमीर और अहम था। This marriage could help Alan have a secure future and make their family more respected. ये शादी एलन को महफूज मुस्तकबिल और अपने ख़ानदान को मज़ीद इज़्ज़त देने में मदद दे सकती है। क्वेश्चन 6 जो है, विच वर्ड सम्स अप मिसिस प्रिंगल्स मोटिवेशन इन द स्टोरी। इसका आंसर जो है ना, कहानी में ये जो क्वेश्चन है, कहानी में मिसिस प्रिंगल के मुहर्रिकात का खुलासा कौन सा लफ्ज़ है? तो इसके आंसर में ना एम्बिशन लिख सकते हैं ना, तो अज़ाइम। मिसिस प्रिंगल इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू मेक श्योर हर पार्टीज आर परफेक्ट एंड दैट हर फैमिली इज़ वेल थॉट ऑफ इन सोसाइटी। उनके ख्याल में ना वो जो उसके अज़ाइम थे मिसिस प्रिंगल के, इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत पुरअज़्म हैं कि इनकी पार्टियां परफेक्ट हैं और इनके ख़ानदान का माशरे में एक अच्छा ख्याल है। 7वां जो क्वेश्चन है, वाई डिड मिसिस प्रिंगल इंसिस्ट ऑन हैविंग ओनली 14 पीपल एट द डिनर पार्टी। मिसिस प्रिंगल ने डिनर पार्टी में सिर्फ 14 अफराद के होने पर क्यों इसरार किया? तो इसका आंसर जो है, मिसिस प्रिंगल वाज सस्पिशियस अबाउट द नंबर 13 एंड थॉट इट वाज बैड लक। मिसिस प्रिंगल जो थी नंबर 13 के बारे में तोहम परस्ती में मुब्तला थी और इसे बदकिस्मती समझती थी। सो शी ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर हर डिनर पार्टीज हैड ईदर मोर और लेस देन 13 गेस्ट्स। वो हमेशा इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कि इनकी जो डिनर पार्टियां हैं उसमें 13 या ज़्यादा या फिर 13 से कम मेहमान हों। क्वेश्चन 8 जो है, हाउ डिड मिसिस प्रिंगल शो रिएक्शन टू द कुक्स एंगर। मिसिस प्रिंगल ने बावर्ची के गुस्से पर क्या रद्द अमल का जाहिर किया? इसका जो आंसर है,
मिसिस स्प्रिंगल डिडंट माइंड द कुक बीइंग एंग्री, उनको बुरा नहीं लगा ना नाराज़ होना जो बावर्ची का था वो. शी थॉट दैट व्हेन द कुक वाज एंग्री शी कुक्ड बेटर, यानी वो जब गुस्से में होता है तो वो बेहतर खाना पकाती है ना. तो जस्ट लाइक एन एक्ट्रेस परफॉर्म्स वेल व्हेन शी इज़ रियली इनटू हर रोल, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक अदाकारा एक वक्त जैसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है जब वाकई वो अपने किरदार में हो. क्वेश्चन 9 जो है, वाई वाज मिसिस स्प्रिंगल हैप्पी टू नो दैट द कुक वाज इन अ बैड टेम्पर, मिसिस स्प्रिंगल को ये जानकर क्यों खुश हुई कि बावर्ची जो है उसका मिजाज बुरा है. तो इसका आंसर है मिसिस स्प्रिंगल बिलीव दैट द कुक बैड मूड meant she was passionate about her cooking and would make a delicious dinner. वो मिसिस स्प्रिंगल के ख्याल था कि बावर्ची का मूड ख़राब होने का मतलब है कि वो अपने खाना पकाने के बारे में पुरजोश है और मज़ेदार रात का खाना वो बनाएगी. 10th जो क्वेश्चन है, वाई डिड मिसिस स्प्रिंगल मेक न्यू प्लेस कार्ड्स एंड अ न्यू डायग्राम, मिसिस स्प्रिंगल ने नई जगह के कार्ड और नया खाका क्यों बनाया. इसका आंसर जो है, बिकॉज सम गेस्ट्स कैंसल एंड अदर्स लाइक द प्रिंस वर एडेड लास्ट मिनट. तो मिसिस स्प्रिंगल हैड टू कीप चेंजिंग द सीटिंग प्लान, वो चूँकि मेहमानों ने कुछ ने मनसूख कर दिया था और दूसरे जैसे प्रिंस को आखिरी लम्हात में शामिल किया था, मिसिस स्प्रिंगल को मतलब उनको आखिरी टाइम में एडजस्ट करना पड़ा, बैठने का मंसूबा तब्दील करना पड़ा उनको. तो शी मेड न्यू प्लेस कार्ड्स एंड अ डायग्राम टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ को मुनज़्ज़म रखने के लिए इस जगह के लिए ना नए कार्ड और एक नया खाका जो था वो बनाया. क्वेश्चन 11 जो है, वाई वाज मिसिस स्प्रिंगल सो अपसेट व्हेन शी लर्न मिसिस फ्रेंड्स जो मिस्टर फ्रेंड्स वर्थ हैं वुड बी अनएबल टू अटेंड द डिनर, मिसिस स्प्रिंगल इतनी परेशान क्यों थी जब उन्हें मालूम हुआ कि मिस्टर जो फ्रेंड्सवर्थ हैं वो अशाइये में या दावत में शिरकत नहीं कर सकेंगे. तो इसका आंसर जो है, मिसिस स्प्रिंगल वाज अपसेट बिकॉज मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट एंड हिज प्रेजेंस वाज proposed to be the highlight of his dinner. तो वो परेशान इस वजह से थी क्योंकि जो मिस्टर फ्रांस थे ना फ्रांसवर्थ एक बहुत अहम मेहमान थे और इनकी मौजूदगी रात के खाने की ख़ास बात थी. और उसके अलावा तो his cancellation to threaten the success of the party and Ellen's chances of making a good impression, तो इनकी मनसूखी से पार्टी की कामयाबी और एलन के अच्छा तासुर बनाने के इम्कानात को ख़तरा लाहिक हो गया. तो जो 12 क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वन एक्ट प्ले 14, ये जो ड्रामा है ना 14 उसका जो कॉन्फ्लिक्ट थीम मौजू वो कैसा है. तो इसका आंसर है, द प्लेज थीम इज़ अबाउट द स्ट्रेस एंड कॉमेडी दैट कम फ्रॉम ट्राइंग टू मीट सोशल एक्सपेक्टेशन. ड्रामे का थीम तनाव और कॉमेडी के बारे में है जो समाजी तवक्कात को पूरा करने की कोशिश से आते हैं. इट शोज़ हाउ मच एफर्ट people put into looking good in front of others and how things can go wrong despite careful planning. ये जाहिर करते हैं कि लोग दूसरों के सामने अच्छा नज़र आने में कितनी मेहनत करते हैं और एहतियात से मंसूबा बंदी के बावजूद चीज़ें कैसे गलत हो सकती हैं. क्वेश्चन 13 जो है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्ले, जो ये वाला है ना प्ले, इसके एलिमेंट्स जो है ना प्लॉट के उनके बारे में बताना. द प्लॉट ऑफ 14 फोकसेस ऑन मिसिस स्प्रिंगल्स एफर्ट टू मैनेज अ डिनर पार्टी विद द परफेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट. 14 जो है ना 14 का प्लॉट मेहमानों की बेहतरीन तादाद के साथ डिनर पार्टी का इंतज़ाम करने के लिए मिसिस स्प्रिंगल की कोशिशों पर मरकूज़ है. देयर आर मैनी चेंजेस इन द गेस्ट लिस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लिजर्ड or illness and other surprises which make Mrs. Pringle very stressed. बर्फानी तूफान, बीमारियां और दीगर हैरतों की वजह से मेहमानों की फहरिस्त में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से मिसिस प्रिंगल बहुत दबाव का शिकार हैं. The play ends on a funny note when the Prince of Wales shows up unexpectedly saving the day and the dinner party. ड्रामा एक मज़ाक़ा खेज़ नोट पर ख़त्म होता है जब प्रिंस ऑफ वेल्स गैर मुतबक्की तौर पर ज़ाहिर होता है ना. और उसके बाद द स्टोरी इंक्लूड्स ह्यूमर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड शोज़ हाउ पीपल इन हाई सोसाइटी ऑफन वरी टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक. और गैर मुतवक्के तौर पर जब नज़र आता है ना दिन और रात के खाने की पार्टी को बचाता है. कहानी में मज़ा
गलत फहमियाँ शामिल है और ये दिखाता है कि किस तरह आला माशरे के लोग अक्सर इस बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं कि दूसरों के बारे में ना कि वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में चूज़ द बेस्ट आंसर। तो इसमें जो बेस्ट आंसर की चूज़ वाला ये क्वेश्चन है, इसको जो फर्स्ट है ना, मिसिस प्रिंगल इज़ अ वुमेन ऑफ, इसमें जो बी ऑप्शन है वो लगानी है फैशन। फिर सेकंड जो है एलन डिडंट वांट टू अटेंड द पार्टी बिकॉज शी थिंक्स एवरीबॉडी इज डैश एंड ओल्डर देन शी इज़, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना मैरिड, वो पहली वाली ऑप्शन ये लगानी है। तो थर्ड जो है मिसिस प्रिंगल वांटेड डैश टू अटेंड द डिनर बिकॉज शी वांटेड हिम टू मैरी एलन, तो वो किसको चाह रही थी ना वो अटेंड करें डिनर पार्टी, था वो एलन की शादी के लिए। तो जो इसकी सेकंड ऑप्शन है वो लगानी है मिस्टर फ्रेंड्सवर्थ। तो यहाँ पे इसकी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ना, चूज़ द बेस्ट आंसर, ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो थोड़ा सा पार्ट है इसको थोड़ा सा डिस्कस आउट करते हैं। टेंसेस जो हैं, वर्ब्स कम इन 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वर्ब जो होते हैं ना ये 3 टेंसेस में आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। द पास्ट इज यूज्ड इज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पास्ट जो है वो उन चीज़ों के लिए होता है जो पहले से हो गई हो, अर्लियर इन द डे, येस्टरडे, लास्ट वीक, 3 years ago, तो ये सब पास्ट में होंगी। द प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, और प्रेजेंट में वो चीज़ें जो अभी हो रही हैं, और थिंग्स दैट आर कंटिन्यूस या फिर जो अभी जारी हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट इज़ द मोस्ट बेसिक वे टू से समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस। तो ये सबसे सिंपल तरीका है किसी भी बात को कहने का। वो यूज़ इट टू टॉक अबाउट मोर जनरल थिंग्स दैट वी डू ऑफन और रेगुलरली, और टू state simple facts. The use of simple present, we do not always need helping verb. तो इसके लिए ज़्यादा हर टाइम ना हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंसेस हैं उनमें का पैटर्न जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट और वर्ब जो मतलब मौजूदा उसके लिए यूज़ होता है ज़माने के लिए। ये कुछ एग्जांपल हैं, आई वर्क एट द मॉल, और उसके बाद दे ईट waffles for breakfast every day, और Irha likes candy। उसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस और इवेंट्स दैट आर करंटली हैपनिंग, यानी जो मौजूदा टाइम में हो रहे होते हैं ना। इन अदर वर्ड्स थिंग्स दैट आर कंटिन्यूइंग टू हैपन राइट नाउ, यानी वो चीज़ें जो रियल टाइम में हो रही होती हैं। टू डू दैट वी यूज़ वर्ब ना एंडिंग इन ing, इसमें जो वर्ब होते हैं उनके आगे ing यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉलो द सब्जेक्ट होता है पहले इसका फार्मूला, फिर वर्ब टू बी, और फिर वर्ब जो भी है उसके साथ इंग यूज़ करना है, और लास्ट में वर्ब का पैटर्न। जैसे इशाल इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई जो है ना एंड ईटिंग तो cheeseburger, the dogs are barking loudly। जो present perfect है, we use the present perfect tense to share something that happened before but is still relevant or important now। To use it, we always place the auxiliary have before the main verb, which shows that we have done something, or and it should be followed by the past tense from the main verb. It may seem confusing that even though we use a past verb, it's still the present tense. Remember, we are showing that something already happened but still matters now। तो ये जो सारी डिस्कशन है ये सब की सब प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कोई काम है लेकिन हो चुका है। एज यू नो द पास्ट फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब इन ईडी, तो यानी अभी अभी हो चुका है तो आपने उसको सेकंड वाली वर्ब में चेंज कर देना है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इसका फार्मूला याद करना है। सब्जेक्ट होता है प्लस हैव या हैज़ यूज़ करते हैं, प्लस पास्ट की फॉर्म यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अली हैज़ ट्रैवल्ड टू रोम बट शी, जैसे रियली वांट्स टू गो वीनस, तो इसी तरह दे हैव लिव्ड इन द हाउस फॉर 10 years। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्सप्रेसेस एक्शंस, इवेंट्स दैट वी हैव बीन डूइंग एंड आर स्टिल डूइंग, यानी
परफेक्ट में कोई काम उसका कुछ हिस्सा हो गया है बट स्टिल द वर्क इज़ गोइंग ऑन। तो इसका जो फार्मूला है वो भी याद रखना है। सब्जेक्ट है उसमें हैव और हैज़ बीन यूज़ होता है और प्लस आईएनजी की वर्ब फॉर्म यूज़ होती है। हसन हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑनलाइन, उसके बाद दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2006 और फिर ही हैज़ बीन टेकिंग द एग्ज़ाम फॉर एटलीस्ट 2 hours। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है डिसाइड इफ द वर्ब ब्रैकेट शुड बी इन द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहला जो है ही इज़ लिविंग, यहाँ पे लिविंग लगाएंगे और विद द पेरेंट्स एट द मोमेंट। इसी तरह यहाँ पे सम एरियाज ऑफ इटली आर बिकमिंग, उसमें बिकम है ना तो बिकमिंग यूज़ करना है ड्रायर। उसके बाद थर्ड जो है पीपल लिव लॉन्गर इफ़ दे लिव हेल्दी लाइफ। उसके बाद फोर्थ जो है दिस मंथ दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो ये इनकी जो प्रॉपर वर्ब्स थे ना प्रेजेंट सिंपल के या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो उसके अकॉर्डिंग इनको फिलअप किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है तो इसका ना ही हैज़ रिटन 5 लेटर्स, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड जो है शी हैज़ नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड जो है ये मैं आंसर ही जो है ना उनको सॉर्ट आउट करूँ, हैव यू बीन एट स्कूल। और लास्ट जो है वी हैव बॉट अ न्यू लैम्प। उसके नेक्स्ट पे ये जो है ना पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ना इट हैज़ बीन स्नोइंग a lot this week। सेकंड जो है आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग आउट। थर्ड जो है ना जूली हैज़ बीन लिविंग इन द इटली सिंस मई। फिर हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस यू अराइव्ड। लास्ट में यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस। रन ओवर, आई एक्सीडेंटली रैन ओवर माई नेबर्स फेंस व्हेन आई वाज बैकिंग आउट ऑफ द ड्राइव वे। उसके बाद रन थ्रू, लेट्स रन थ्रू द प्रेजेंटेशन वन मोर टाइम बिफोर द मीटिंग टू मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट। रन अवे जो है द डॉग मैनेज टू रन अवे फ्रॉम द यार्ड व्हेन वी लेफ्ट द गेट ओपन। रन आउट, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, आई नीड टू गो टू द स्टोर टू बाय सम मोर। उसके नेक्स्ट पे सेंड बैक, द स्टेक वाज undercooked so I had to send it back to the kitchen। or set up, we need to set up the venue for the show by this evening to ensure everything goes smoothly during the event। यहाँ पे इसकी मेन एक्सरसाइज तो एंड हो गई है, लेकिन ये जो राइटिंग का पोर्शन है इसमें इस प्ले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे सॉल्व तो कर दिया गया है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर इनके जो आंसर्स हैं वो लिख दिए गए हैं। ये कुछ क्वेश्चन है लास्ट में प्लेस से रिलेटेड, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। ये कुछ क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा वो भी है डायलॉग की सिचुएशन, इसको भी आप देख लें। फिर नेक्स्ट में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रेल से रिलेटेड हैं, उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट में ना मतलब इन क्वेश्चन आंसर के बाद यहाँ पे लास्ट में ये जो क्वेश्चन है सर्कल द सेंटेंस दैट इज़ क्लियर, बी श्योर यू कैन एक्सप्लेन योर चॉइस। तो यहाँ पे ये जो पहले वाले में से ना बी वाला जो है वो ज़्यादा क्लियर है, मारिया अटेंडेड स्कूल ओनली हाफ ऑफ द टाइम। इसी तरह जो सेकंड है उसमें जो ए ऑप्शन है ना वो ज़्यादा क्लियर है, लेट मी क्वेश्चन यू टू फॉर एवरी सेकंड कीप यू आइज ऑन योर ओन पेपर। इसी तरह जो थर्ड है उसका भी ए वाला ज़्यादा क्लियर है,
With a little practice you will be able to run nearly as fast as Carl Lewis. और जो लास्ट वाला है ना, इसका भी जो ए है वो ज़्यादा क्लियरर है. फॉर आवर सीट्स हाई इन द स्टेडियम वी वॉच द पैराशूटिस्ट फ्लोट टू अर्थ. यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो गया है. इम्पोर्टेंट है शॉर्ट वो जो वन एक्ट प्ले है, तो प्ले के बारे में क्वेश्चन भी शामिल है पेपर में. उम्मीद है ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा. इस बुक से रिलेटेड अगर मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारे चैनल की जो इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको नोट्स और वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वगैरह, समरीज सब कुछ मिल जाएंगे. और इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी गिवन है. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.